नमस्ते दर्शकों, शिक्षा की ऊंची उड़ान में आज हमारे साथ है डॉक्टर वंदना बेंजामिन, ट्रस्टी न्यू एपोस्टोलिक इंग्लिश स्कूल। नमस्ते मैम, आपका हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज़ स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किस वजह से आपने शिक्षा विभाग में नौकरी करने की सोची? किस चीज़ ने आपको शिक्षा विभाग की ओर प्रेरित किया? क्या बैकग्राउंड रहा आपका? शिक्षा विभाग की ओर प्रेरित करने वाली मेरी माँ, जो ऑलरेडी 42 इयर्स हेडमिस्ट्रेस के पद पे कार्यरत थे और सेंट्रल रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुख्य अध्यापिका की पद पर वो कार्य करे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि शिक्षा विभाग में आप जाइए और वही एक महिलाओं के लिए एक अच्छा पेशा होता है। आपके हिसाब से प्रभावी शिक्षक के कौन से अच्छे गुण हैं, क्या बताएंगे? एक प्रभावी शिक्षक जो होता है वो बहुत एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है जी। जो सबसे तालमेल अच्छा रखता है। सेकंड थिंग है कि वो बच्चों की और पालक की समस्या को सुनता है। जी। वी कैन से दैट ही इज़ अ गुड लिसनर। यस। और उसके ऊपर अमल करता है। सुनना ही काफ़ी नहीं है, पर उस पर अमल करके बच्चों को देखकर कैसे करना चाहिए उसे वो समझकर वो बच्चों के साथ उसका इम्प्रूवमेंट करवाता है। आप इतने सालों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, इन सालों में कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी घटना आपको चुनौतीपूर्ण साबित हुई होगी और आपने उस चुनौती को कैसे सबक दिया और कैसे किस तरीके से उसे सुलझाया, क्या बताएंगे? मेरे शिक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियाँ आई है और उन चुनौतियों का सामना निडरता से की हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मेरा एक टैगलाइन है, आई कैन डू इट। और वही बातों को लेकर परमेश्वर जो पूरे जग का सृजनहार है, जिसने बुद्धि ज्ञान से हमें परिपूर्ण किया है, वही सब बातों को लेकर चुनौतियों को जब सामना करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो आसानी से हो जाती है। कुछ ऐसी बात है कि जैसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, तो बच्चों को पढ़ने में रुचि दिलाना और जो स्लो लर्नर है उसको एक एवरेज लर्नर बनाना, ये एक चुनौती ही होती है क्योंकि पेरेंट असफल हो जाते हैं तो टीचर ही होती है जो उसे प्रोत्साहित कर सकती है। और ऐसे छोटी छोटी बातें को लेकर मैं करती हूँ और मैंने इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखे हैं और मैं अपने इस कार्य से प्रसन्न भी हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ। एक स्टूडेंट जो शिक्षक के काफ़ी करीब होता है तो उसे पढ़ने में क्या दिक्कतें आ सकती है और उससे आप शिक्षक उन्हें पढ़ने में जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उससे कैसे निजात दिला सकते हैं? जब स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे पास आता है वो बिल्कुल शून्य होता है, जैसे कि एक स्लेट होती है जो कोरी है, ऐसा होता है। अब उसको हमें शिक्षा देना है और करीबी जब हम उनके रहते हैं तो उनका इनवर्ट एंड आउटवर्ट बिहेवियर जो है उसको देखते हैं। वैसे ही चाइल्ड साइकोलॉजी बताती है कि बच्चा 6 साल से 12 साल की उम्र तक उसकी जो स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल परमानेंट होती है। और सेकंड थिंग, बच्चे को एक सही दिशा अगर मिल जाती है तो वो अच्छी तरह से उस दिशा पे चल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको पर्सनल अटेंशन देना,
उनके लिखने की जो पद्धति है, अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो किस तरह से वो कर्सिव राइटिंग में लिख रहा है या प्लेन राइटिंग में लिख रहा है, कैपिटल्स लिख रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर उसको सही दिशा देना और उसके साथ रहकर उसकी जो कमजोरी है वो कमजोरी पे हमें ध्यान देकर उसको कैसे स्ट्रेंथ में उसके बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जब हम कर रहे हैं कि वीकनेसेस ऑफ चाइल्ड टर्निंग इनटू स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, तब वो अच्छी तरह से पढ़ सकता है और वो अच्छी तरह से अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा बेसिक जो है अपना फाउंडेशन बेसिक मजबूत करती है, तो किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाए और उनका बेसिक मजबूत किया जाए? हाँ। क्या अलग से अनोखे तरीके से अपन प्रयास कर सकते हैं? सही बात है। जब नींव जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा में ही पाई जाती है, और ये नींव जो है, ये नींव चाहे वो कोई भी मीडियम में हो, माध्यम में हो, तो उसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कॉन्वर्सेशन, ये 5 क्षमता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो 5 क्षमता, लेखन, वाचन, संवाद करना, ये जो क्षमता है, इस पे पहले ध्यान देना चाहिए। जब तक वो आइडेंटिफाई ना करेगा क्या लिखा है, वो बोलेगा नहीं। और जब वो बोलेगा तो वो पढ़ेगा, और वो पढ़ेगा तब वो लिखेगा। तो ये बातों पे बेसिक जो है ध्यान दिया जाता है, तभी हम कहते हैं कि इसका नींव इसकी पक्की है, इसका बेसिक जो दिया गया एजुकेशन वो पक्का है। तो वो कोई भी स्तर पर चला जाए, वो कभी पीछे ना हटेगा, पर वो विद्यार्थी आगे ही बढ़ता रहेगा। कोरोना काल से एक नई संकल्पना ने जन्म लिया है जिसे ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में आप क्या फ़र्क समझते हैं और किसे आप ज़्यादा उपयोगी कहना चाहेंगे? आपके विचार क्या है उसके तौर पर? कोरोना काल ने तो बहुत कुछ सिखाया है जी। पालक को भी, विद्यार्थियों को भी और टीचर्स को भी। वो वैसा पीरियड था जब ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी पड़ा। अगर वो ना करते तो हमारे बच्चे पूरे पढ़ाई से वंचित होते थे। पर सबसे अच्छा एजुकेशन जो कहा जाता है शिक्षा प्रणाली में, फेस टू फेस एजुकेशन, जैसे कि आप और हम अभी बैठे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसमें हम अपनी हर बातों को अच्छी तरह साफ तरीके से बोल सकते, कह सकते और समझ सकते हैं। अब जो ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, वो एजुकेशन ऐसा हुआ है कि टीचर बोल रही है, बच्चा कई बार अपना वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ है या वीडियो ऑन भी है, तो उसका ध्यान कहीं और है। हाँ जी। वो शारीरिक रूप से वहाँ बैठा है पर दिमाग कहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन की दिक्कतें हैं। ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है कौन से लेवल पे? प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा है वो लेवल पे उसकी माँ उसके साथ बैठती थी और उसकी माँ का भी समय जा रहा था और वो उससे सिखा रही थी। टीचर तो सिखा ही रही थी, पर माँ ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा कह रही थी। तो वो समय के लिए वो ऑनलाइन एजुकेशन ठीक था। बट अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है हमारे बच्चों को अच्छी तरह मिलना चाहिए, तो वो आमने सामने बैठ के ही एक प्रणाली है जिसमें हम कर सकते हैं। जी। पढ़ाते वक्त तकनीकी सुविधा का किस तरह इस्तेमाल करने से विद्यार्थियों पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है? तकनीकी सुविधाओं को लेकर आपके क्या विचार है? आजकल हम देख रहे हैं
कि हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और तकनीकी सुविधा बहुत अच्छी है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सबका विकास कर रहा हूँ, शिक्षा प्रणाली में भी उन्होंने कई विकास किए हैं और तकनीकी जो सुविधाएं आई है बहुत अच्छी है। मैं उसे नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं है, अच्छी है, पर उसका उपयोग करना आना चाहिए। जब तक उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होगा तब तक वो टेक्नोलॉजी कोई काम की नहीं है। तो उसके लिए उसके प्रशिक्षण जो है वो देना ज़रूरी है। और शिक्षा में ये बताया जाता है कि जब ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो चीज़ें जो स्टूडेंट या विद्यार्थी सुनता है वो परमानेंट लर्निंग में जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि मूवी देखकर कोई आता है, पिक्चर देखकर आते हैं, तो वो पिक्चर देखता है तो वो उसके साथ उसको स्मरण रहता है। और जब किसी को पूछा जाता है ये गाना जैसे वीडियो में आ रहा है तो वो एकदम से बताता है अरे वहाँ वो पिक्चर देखा था हमने, वो उसका गाना है। तो इसका इम्पैक्ट होता है। जी बिल्कुल। और ये साधन होना ज़रूरी है क्योंकि आजकल इतना डेवलपमेंट हुआ है तो स्मार्ट बोर्ड या फिर कंप्यूटर्स, लैपटॉप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसका दुरुपयोग न किया जाए। जी। इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल ये होगा कि वर्तमान की शिक्षा नीति के संदर्भ में आपके विचार क्या है? वर्तमान की जो शिक्षा नीति आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। और जैसे कि कहा जाता है कि मातृभाषा में अगर पढ़ाना है तो वो लर्निंग अच्छा इफ़ेक्टिव होता है। हाँ ठीक है, पर वो 5+3+3+4 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है लेवल, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले 5 साल बच्चा जो होता है प्राथमिक स्तर पर होता है, फिर वो माध्यमिक पे जाता है जी। और फिर उसका जो ग्रेजुएशन का जो सिनेरियो अभी हम देख रहे हैं कि बच्चा बीए सेकेंड ईयर करके छोड़ देता है, पर उसको कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। हायर एजुकेशन की ओर जब हम देखते हैं कि ये प्रणाली में ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वो फर्स्ट ईयर भी करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, सेकेंड ईयर करता है तो उसको एक डिप्लोमा मिलेगा, और पूरा कोर्स अगर वो करता है तो उसको एक बैचलर की डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर करके अगर बच्चा फेल होता है, निराश होता है, उसकी क्षमता नहीं होती है, चाहे आर्थिक क्षमता बोलो या जो, तो वो वही रह जाता है और वो 12वीं पास ही कहलाता है। पर ये वाली नीति में शायद सुधार आएगा और अच्छी तरह से किया जाएगा, और ऐसी उम्मीद रखती हूँ। इसी कड़ी में मैं और पूछना चाहूँगी कि 8वीं तक जो इसी शिक्षा नीति के तहत 8वीं तक पास किया जाने का जो इस शिक्षा नीति के तहत जो आदेश आया था, तो और उसके संदर्भ में क्या कहोगे? जो 8वीं तक जो अभी अपन बात कर रहे थे कि नींव मजबूत नहीं होती है, तो 10वीं तक वो उसकी नींव मजबूत नहीं होती है, 8वीं तक उसे पास किया जाता है, तो इसके संदर्भ में क्या कहोगे? हाँ, अब ये तो सरकार का आदेश है, पर देखा जाता है कि बच्चों को जो है पास करना है। कुछ इसके लिए तो हाँ भी नहीं कह सकती, नहीं भी नहीं कह सकती, क्योंकि जब एक प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं चीज़ें तो वो चीज़ों को करनी पड़ती है। पर एक्चुअली देखा जाए कि 9वीं में जब बच्चे को फेल किया जाता है
तो वो जो स्टेज पे रहता है 9वीं कक्षा में, वो टीनेज में होता है। और वो एज में बच्चा जो होता है, उसकी भावनाएं, उसके विचार, इसको अगर हम देखेंगे तो वो उसको ठेस पहुंचती है। और उसी का असर फिर हम देखते हैं कि बच्चा माँ बाप के लिए परेशानी पैदा करता है। दूसरी बात, वो अपने में हीन भावना को पैदा करता है और फिर वो अपनी असफलता को लेकर ऐसा कहता है कि मैं कुछ कर लूँ तो अच्छा है। और ऐसे हमने बहुत केसेस को भी देखा है। ये तो यानी दुर्भाग्य है कि 8वीं तक पास कर दो, 9वीं में फेल कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 8वीं तक पास वही बच्चों को करना चाहिए जिनको आता है। बट जब सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, उसका नियम का फॉलो करना तो सभी स्कूलों को करना है। जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ट्यूशन क्लासेज जो है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप, क्या सही में इसकी उपयोगिता है? नहीं, मैं ज़रूर कहूँगी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो पर्याप्त है। जी। क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो होते हैं वे पढ़ाते हैं। और ट्यूशन क्लासेस तो ये एक पेरेंट का फैड है जो आजकल एक फैशन बन चुका है। जी। कि मेरा बच्चा ट्यूशन क्लास में जा रहा है। और सेकंड थिंग, घर में पढ़ाने वाले हम नहीं हैं, ऐसा पेरेंट कहते हम तो नहीं पढ़े इसलिए हम बच्चों को भेज रहे हैं। ठीक है, भेज। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये आज के दौर की एक ज़रूरत है? ऐसा नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि जो समय बच्चा अगर स्कूल में अगर रहता है तो फिर वो पढ़ता ही है स्कूल में। ट्यूशन क्लास में वो एक्स्ट्रा पढ़ता है, ये पेरेंट का ख्याल है और पेरेंट को लगता है। बट हकीकत में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बहुत दुख के साथ कहूँगी कि स्कूलों पर भरोसा कम हो रहा है, ट्यूशन क्लासेस पर बढ़ रहा है। पालक का भरोसा बढ़ रहा है। पर ये सोचने वाली बात है। और इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि हर पेरेंट दोनों को की तुलना करे, दोनों बातों को देखे कि बच्चा जहाँ आपने डाला है वहाँ से वो बच्चे की एक प्रमाण पत्र मिलता है। ट्यूशन क्लास से हमें क्या मिलता है? बस इतना ही कहूँगी। छात्रों के प्रगति का मूल्यमापन आप किस प्रकार से करेंगे? छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन करने के मापदंड कई है। जी। उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बिल्कुल, वो कैसा है, क्या है। फिर उसका बिहेवियर और उसका रहन सहन और बातचीत, ये अगर हम एक बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं तो उसका एकेडमिक, उसका को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसका सबके साथ मिलना जुलना, ये सब बातों को लेकर ही हम एक बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या कहा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य आपके हिसाब से क्या हो सकता है? एक सुसंस्कृत नागरिक तैयार करना या नौकरी पाना? शिक्षा का उद्देश्य है कि एक अच्छा नागरिक जिसमें वैल्यूज़ है वो तैयार करना। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा, वो he cannot do anything. A person should be a good human being first, then he can go for any profession. I can say that. Okay.
तो एक आध अनुभव आपका बता दीजिए, इतने साल से आप शिक्षा के इस क्षेत्र में कार्यरत है, आपके हाथों से कितने विद्यार्थी तैयार हुए हैं, क्या बताएंगे? मैं जब से शिक्षा क्षेत्र में हूँ, मेरे हाथों के नीचे शायद 1000 विद्यार्थी जी पास होके निकले। बहुत गर्व से कहती हूँ कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये तो है ही, पॉलिटिशियंस भी है। और सच में उन अभी भी वो आते हैं, काफी गौरवान्वित महसूस करते होंगे खुद को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और यूँ लगता है कि ये पेशा लेकर मैंने बहुत अच्छा अपना निर्णय कैरियर को बनाया, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट और कोई प्रोफेशन में नहीं है। इफ़ यू आर अ टीचर, यू आर इन्वाइटिंग योर क्वालिटीज़ इनसाइड द स्टूडेंट। और ऐसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जो इस लेवल पे आ चुके हैं और बहुत गर्व होता है मुझे। इंटरव्यू समाप्त करते के पहले आप हमारे छात्रों को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, शिक्षा एक वो माध्यम है जो एक नागरिक को बनाता है। तो हमें इसको इस तरह से लेना है कि जीवन बन जाए। सेकंड थिंग, पालकों से ये कहना चाहूँगी कि जब आपने स्कूल में बच्चों को डाला है तो विश्वास करें वो स्कूल पे कि वे आपके बच्चों का अच्छा पढ़ाई लेकर वे आपके बच्चों को अच्छे राह पे चला रहे हैं। और यही कहूँगी कि शिक्षा तो कभी ख़त्म नहीं होगी। शिक्षा का व्याख्या ही ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम एक छोटी छोटी बातों से भी सीखते हैं और सीखना बहुत अच्छा है। तो यही है कि आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो आपका विकास होगा, हमारा सबका विकास होगा, डेवलप होगा, देश का विकास और होगा। देश का विकास होगा। शिक्षा की ऊंची उड़ान में आज हमारे साथ थे डॉक्टर वंदना बेंजामिन, ट्रस्टी न्यू अपोस्टोलिक इंग्लिश स्कूल। इससे भी और व्यक्तित्व से मिलने के लिए हमारा शिक्षा की ऊंची उड़ान ये कार्यक्रम देखते रहिए। तब तक के लिए महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नमस्कार।